हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार से फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लता क्लासेस में। तो जैसा कि मैं ये ऑल इंडिया बार काउंसिल के लेके जो वीडियो 4 लेके आया हूँ, आपको क्लास 4 लेके आया हूँ आज। मैंने पिछले 3 वीडियो डाले हैं, 4 वीडियो पड़ा होगा। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। आप एक बार क्वेश्चन को वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी आज के क्लास शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज 50 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। क्या दिया गया? एक विदेशी निम्नलिखित पद धारित करने का हकदार नहीं है। एक विदेशी निम्नलिखित कौन कौन से पद धारित नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद ये धारित नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये भी पद धारण नहीं कर सकता। महाधिवक्ता या महान्यायवादी का ये भी पद धारण नहीं कर सकता है। कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे ये 3 संवैधानिक पद को धारण नहीं कर सकता। इसलिए हमारा कौन सा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये विदेशी व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथक्करण विभाजनीयता का सिद्धांत निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध में वर्णित किया जा सकता है। जब कोई संविधि का कोई भाग असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है और ऐसा भाग शेष प्रावधानों से पृथक्करणीय है, तब केवल दोषपूर्ण भाग शून्य होगा और संपूर्ण संविधि नहीं होगी। ठीक है। दूसरा क्या दिया गया? जब संवैधानिक का कोई भी भाग असंवैधानिक घोषित कर दिया, संविधि का कोई भी भाग असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तब इस बात के होते हुए भी संपूर्ण संविधि शून्य होगी कि क्या दोषपूर्ण भाग प्रावधान के शेष भाग से पृथक्करणीय है या नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया? जब संविधि का कोई भाग असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है और ऐसा भाग शेष प्रावधानों से अपृथक्करणीय है, तो संपूर्ण संविधि शून्य होगी। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया? जब संविधि का कोई भाग असंवैधानिक घोषित किया जाता है और ऐसा भाग शेष प्रावधान से अपृथक्करणीय है, तब केवल दोषपूर्ण भाग शून्य होगा और संपूर्ण संविधि नहीं होगी। में हमारे जो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पहले ऑप्शन को मुझे सही लग रहे हैं, शुद्ध वर्णित किया गया। जब संविधि का कोई भाग असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, जब संविधान का कोई भाग असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तब ऐसे भाग की शेष प्रावधान से पृथक हो जाते हैं, तब केवल दोषपूर्ण भाग शून्य होगा और संपूर्ण भाग संविधि होगी। जब कोई भाग असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तो केवल शेष भाग उससे अलग हो जाते हैं और केवल दोषपूर्ण भाग ही शून्य होता है। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। अनुच्छेद 19(1) के प्रयोजनार्थ सभा करने का अधिकार सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 19(1) के प्रयोजनार्थ सभा करने का अधिकार सम्मिलित करता है। किससे सम्मिलित करता है? सभा आयोजित करने का अधिकार से, जुलूस निकालने का अधिकार से, उपरोक्त दोनों, ये दोनों को सम्मिलित करता है। अनुच्छेद 19(1) दोनों को करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गैर नागरिक भी संविधान द्वारा स्वीकृत अधिकारों का उपभोग करते हैं। हाँ, वे गैर नागरिक भी संविधान द्वारा स्वीकृत अधिकारों का उपभोग करते हैं। ठीक है, इसमें स्वीकृत अधिकारों को उपभोग करते हैं दिया गया है, पूछा है। तो हाँ, वे भारत में रहते हुए नागरिकों के उस स्वीकृत समस्त अधिकारों का उपभोग करते हैं। नहीं, वे ऐसे अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है।
हाँ, किंतु अधिकारों से भी कुछ सभी नहीं, अधिकारों में भी कुछ और सभी नहीं। विदेशी नागरिकों के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ ही अधिकार दिए गए हैं, सारे अधिकार को उन पे छूट नहीं दिए गए, इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाता है, ये हमारा सही आंसर हो जाता है। हाँ, किंतु अधिकार में कुछ सभी नहीं, ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था 101 नेक्स्ट क्वेश्चन में डैश के सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होगा जो अनुच्छेद 3(1) द्वारा नियंत्रित है और संविधान के पश्चावर्ती विधियों पर लागू नहीं होगा जो अनुच्छेद 3(2) द्वारा नियंत्रित करता है। आच्छादन को नियंत्रित करता है, पृथक्करण को, आभासी विधायन को, सारगर्भिता और सारवान को। डैश का सिद्धांत किसका सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होगा जो अनुच्छेद 13(1) द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, और संविधान की पश्चावर्ती विधियों पर लागू नहीं होगा जो अनुच्छेद 13(2) द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब इसमें कौन सा सिद्धांत संविधान 13(1) के द्वारा लागू नियंत्रित होता है, न कि 13(2) द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें आच्छादन का सिद्धांत जो होता है, आच्छादन का सिद्धांत ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है ये लागू होता है। राष्ट्रपति चुना जाता है, राष्ट्रपति चुना जाता है प्रत्यक्ष भारत के नागरिकों द्वारा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा चुने गए सदस्य में समाविष्ट करते हुए एक निर्वाचक मंडल द्वारा, ठीक है। राज्य की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों को समाविष्ट करते हुए निर्वाचक मंडल द्वारा, ये ठीक है। संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं में चुने गए सदस्यों के द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है इसका राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा ही राष्ट्रपति चुना जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उसके बाद क्या दिया गया था हमारे यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, अनुच्छेद 19(1) द्वारा गारंटी किए गए संघ और संगम बनाने का अधिकार पर युक्तियुक्त निबंधन अधिरोपित करने के लिए राज्य निम्नलिखित कार्यों में से किस एक ही हित में विधि बना सकती है। लोक व्यवस्था में, नैतिकता में, भारत की संप्रभुता और अखंडता में, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं कर सकती है, ये उपरोक्त में से किसी में भी ये नहीं कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) द्वारा गारंटी किए गए संघ और संगम बनाने का अधिकार, संघ और संगम बनने का अधिकार पर युक्त निबंधन अधिरोपित करने के लिए राज्य निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक हित पर विधि बना सकती है। लोक व्यवस्था पर नहीं बना सकती, नैतिकता पर भी नहीं बना सकती है, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता इसमें भी नहीं बनाता है, तो उपरोक्त में से किसी पे भी नहीं बना सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए गए हैं। अनुच्छेद 19(1) घ संपूर्ण भारतीय भूभाग पर स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित हित में युक्त निबंधन के अधीन है। 19(1) में संपूर्ण भारतीय भूभाग पर स्वतंत्रता पूर्वक कहीं आने जाने के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित हित में युक्त निबंधन अधीन हो जाता है। पहला सामान्य जन इसमें हो सकता है, अनुसूचित जनजातियों के हित की रक्षाता होता है, इसमें भी हो सकता है, नैतिकता इसमें नहीं होती है, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, घ सही हो जाता है, उपरोक्त का और ख दोनों सही हो जाते हैं।
भारत के संविधान अनुच्छेद 25 का प्रावधान करता है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 25 प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या दिया गया था? नहीं, वंचित नहीं किया जा सकता है ना। आगे पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल लागू किया जाए तो वंचित किया जा सकता है कि किंतु केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में किया जा सकता है। ये ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है? घ सही हो जाता है। अनुच्छेद 25 का प्रावधान करता है, यही करता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित किया जा सकता है, किंतु केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में ही किया जा सकता है। ऐसे नहीं कोई कभी भी आके उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर दे। अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति निम्नलिखित में से एक अधिकार रखता है। ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा अधिकार रखता है? गिरफ्तारी का आधार सूचित किया जाना चाहिए। गिरफ्तार करने से पहले उसको बताना चाहिए किस चीज़ के लिए आपको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा क्या? अपनी पसंद का एक अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व और परामर्श ये भी किया जा सकता है। इसको भी करने का अधिकार होता है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को। साथ ही में अगर आपको गिरफ्तारी की जाती है तो 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त अवधि पर निरोध से मुक्त हेतु मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिकृत किए जाने के अलावा प्रतिकृत किए जाने के अलावा हो जाता है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन जो होते हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास ये राइट्स होता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी हो जाते हैं। 67 क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा ने डैश की एक औपचारिक घोषणा ब्रिटिश अवबोध से जानबूझकर विचलित होते हुए अपनाया है। मौलिक अधिकारों से अपनाया हुआ है। इसका डायरेक्ट आंसर यही हो जाता है। संविधान सभा ने मौलिक अधिकार की एक औपचारिक घोषणा ब्रिटिश अवबोध से जानबूझकर विचलित होते हुए अपनाया हुआ है। ये ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ से। भारत के संविधान का मार्ग डैश द्वारा गारंटी किए गए कुछ अधिकारों के अकेले नागरिकों तक सीमित है। पहला अधिकार संविधान भाग 1 ये हो जाता है। नहीं होता है। आगे के ऑप्शन क्या दिए गए हैं यहाँ से? भाग 3 फंडामेंटल राइट्स ये हो जाते हैं हमारे। ये भाग 3 क्या दिया गया था यहाँ से? भारत के संविधान का कौन सा भाग गारंटी किए गए कुछ अधिकार को कुछ अधिकार के अकेले नागरिकों तक सीमित रहता है। फंडामेंटल राइट्स के लिए ही यहाँ पे बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स के लिए ही बात की गई, तो ये हमारा भाग 3 में आता है। अपवादित परिस्थितियां जिसमें संसद वैधता राज्य विषयों का विधान कर सकती है। आपातकाल के दौरान आपवादित परिस्थितियां जिसमें संसद वैधता राज्य विषयों का विधान कर सकती है। आपातकाल के दौरान कर सकती है। जब संधियों में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभाव देने के लिए आवश्यक होती है, इसमें भी कर सकती है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तभी इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
नेक्स्ट में दिए गए संविधान का अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता को स्वीकृत करता है, जिसमें शब्द वाणिज्य इंगित करता है परिवहन के सभी प्रारूप अर्थात भूमि वायु जल के माध्यम से करता है, भूमि वायु जल के माध्यम से करता है। उसके बाद क्या देता है 71 में क्या दिया गया है कि कोई संविधान पूर्व विधि जो संविधान द्वारा गारंटी किए गए मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है शून्य होगी, किंतु केवल संविधान की डैश तिथि से प्रारंभ संविधान की कौन सी तिथि से अंकित किया जाना चाहिए, संविधान कौन सी तिथि से अंकित किया जाना चाहिए, गलत है ये। संशोधन से ये भी गलत है। आरंभ से इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। कोई संविधान पूर्व विधि जो संविधान द्वारा गारंटी किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है शून्य होगी, लेकिन किसी चीज से शून्य होगी ये नहीं बताया गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है 4 सही हो जाता है। उसके बाद क्या दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति को उसके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना संवैधानिक होगा। यह विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अनुसरण और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत द्वारा नहीं होता है। ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत द्वारा नहीं होता है। ठीक है। मानव तस्करी से तात्पर्य क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से तात्पर्य क्या है, मालों की तरह महिलाओं को बेचना, मालों की तरह महिलाओं को खरीदना। उसके बाद क्या दिया गया था, मालों की तरह महिलाओं को, 1 मिनट इसका ऑप्शन और घ कट गया है कहीं, इसका ऑप्शन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, वेट करिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या हो जाता है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन कट हो गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या होता है, पुरुषों महिलाओं दोनों को मालों की तरह खरीदना और बेचना हो जाता है। इसके आगे का क्वेश्चन भी कट गया है, मैं आपको वो दूसरे PDF में आपको दूसरे क्लास में करा दूंगा। क्या क्वेश्चन कटे उसके लिए मैं वहाँ पे जाऊँगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कोई चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को मालों की तरह खरीदना या बेचना होता है को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 182 क्या दिए गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 51 फंडामेंटल ड्यूटीज के अर्थांगत एक नागरिक को मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज में से कौन सा नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट ये पूछा गया है ना, ये नहीं हो जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, संविधान का पालन करना और इसके आदेश अथवा और संस्थाओं के आदेश और संस्थाओं का आदर करना। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज तो फंडामेंटल राइट्स होता है। उसके बाद क्या दिए गए हैं, सामंजस्य को वो प्रणोदित करना, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करना। इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज कोई नहीं होता है। भारत की संप्रभुता अखंडता एकता की रक्षा करना ये तो हमारी प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। सामंजस्य का प्रणोद करना ये भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, ये हमारा उपरोक्त नहीं है। सॉरी इसमें पूछा क्या, नहीं मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से नहीं है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है ना, सही तो है। ये हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 183 को देखते हैं। क्या देखा, जब विधायिका अपनी विधायी शक्तियाँ कार्यपालिका के अंतर्गत करती है तो ये कही जाती है प्रत्यायोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यायोजन कहा जाता है। जब विधायिका अपनी शक्तियों कार्यपालिका के अंतर्गत करती है तो इसको प्रत्यायोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ से,
संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को निम्नलिखित के अलावा विशेषाधिकार की गारंटी देता है। एक विशेषाधिकार की गारंटी कि उसकी सेवा अवधि पूर्ण नहीं होने तक उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। सही है। वह शक्तियों और कर्तव्यों के प्रभाव और अनुपालन हेतु किसी न्यायालय में उत्तरदायित्व नहीं है। गलत है, ये उत्तरदायित्व नहीं है। उसके विरुद्ध कोई सिविल या दंडिक कार्रवाई संस्थगित नहीं की जा सकती है और जारी नहीं रखी जा सकती, ये भी गलत है। उसकी गिरफ्तारी या कैद के लिए कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकती, ये भी गलत है। तो क्या दिया क्या दिया गया है यहाँ से? संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित के अलावा कोई विशेष अधिकार की गारंटी देता है। इसमें विशेष अधिकार कि उसकी सेवा अवधि पूर्ण नहीं होने तक उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 185 क्या दिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वही बल रखता है जैसे संसद का अधिनियम। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया था? संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए और संसद की बैठक पुनः होने की तिथि से 6 सप्ताह के आसन पर पवित्र रहना समाप्त हो जाएगा। संसद के समक्ष अवश्य रखी जानी चाहिए। संसद की बैठक पुनः होने की तिथि से 4 सप्ताह पर आसन या प्रवित्र पर समाप्त होने चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश में ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा जाता है? पहला और दूसरा जो दिया गया था दोनों सही हो जाते हैं। कौन सा दिया गया था? वही राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वही बल रखता है जैसे संसद का कोई अधिनियम। ठीक है, संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए और संसद की बैठक पुनः होने की तिथि से 6 सप्ताह पर पवित्र रहना समाप्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क और ख केवल सही है, ख शुद्ध है। ठीक है, ये सही है। भारत की संसद समाविष्ट करती है 3 अंगों को, जो राष्ट्रपति और राज्यसभा को और लोकसभा, यही तीनों को करती है। संसद 3 ही चीज़ को करती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों को ही समाविष्ट करती है। उसके बाद क्या देता है? अटॉर्नी जनरल भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति को योग्य अवश्य होना चाहिए। उसकी योग्यता क्या होती है? वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हेतु जो योग्यता की जाती है वही होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्त होना चाहिए, उसी को किया जा सकता है। उसके बाद किया जाता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। सही है ये तो। उसके बाद क्या दिया गया था? संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या क्या दिया गया है? भारत का एक नागरिक हो 30 वर्ष से कम आयु का नहीं हो, राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष से कम आयु नहीं हो और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष की आयु का नहीं हो। ये 30 वर्ष की आयु वाला ये हमारे लिए गलत ऑप्शन हो जाता है, बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सही क्या हो जाता है? पहला और तीसरा, यानी उपरोक्त का और ग दोनों सकते। भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष से कम की आयु का नहीं चाहिए, लोकसभा के मामले में 25 से कम नहीं है। यानी विधायक की जब चुनाव होती है तो उसमें 25 वर्ष से कम आयु का नहीं हो सकता है, और जब सांसद का चुनाव होता है तो उसमें 30 वर्ष से कम की आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद की सदस्यता के लिए यही योग्यता होती है आयु के क्राइटेरिया में। उसके बाद क्या दिए गए हैं यहाँ से?
अभिलेख का न्यायालय एक न्यायालय होता है। अच्छा, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाई कोर्ट को किस आर्टिकल में कहा गया है कि एक अभिलेख न्यायालय होता है। ठीक है, इसको आप बताइएगा। अभिलेख न्यायालय जिसके अभिलेख साक्ष्यपूर्वक मूल्यों के होने के रूप में ग्रहण किए जाते हैं और जब एक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तो इन्हें प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यही ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी आप पढ़ लीजिए। अभिलेख न्यायालय जिसके अभिलेख साक्ष्यपूर्वक मूल्यों का होने के रूप में ग्रहण किए जाते हैं और जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तो इन्हें प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। एक अभिलेख जिसने अभिलेख साक्ष्यपरक मूल्य होने के रूप में ग्रहण किया है किंतु इन्हें जब एक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो ये प्रश्नगत किया जा सकते हैं। नहीं, कोई भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय क्या हो जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है उसको अब हाई कोर्ट में लेके आएंगे तो वो एक अभिलेख न्यायालय हो जाता है। अब हाई कोर्ट को इतनी पावर नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को वो यहाँ पे प्रश्नगत कर सकता है, तो इसलिए हमारे पास प्रश्नगत तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी तीसरा ऑप्शन भी देखते हैं। यह अभिलेखों का निरीक्षण करती है किंतु अभिलेखों का कोई साक्ष्यपरक मूल्य नहीं होता है, ये गलत हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित कृत्यों में से कौन सा न्यायालय अवमान की कोटि में है। अवमान की कोटि में निर्दोष प्रकाशन और उसका विवरण, न्यायिक प्रक्रिया और की शुद्ध और सम्यक रिपोर्ट, न्यायिक कृत्यों के शुद्ध आलोचना, उल्लिखित कला विधि के भीतर न्यायालय के किसी निर्देश का अनुपालन। न्यायालय के किसी निर्देश का अनुपालन ये हो जाता है, ये उल्लिखित कला विधि के भीतर में हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता विस्तारित की जा सकती है। संवैधानिक, सिविल और दंडिक मामलों में अपील हेतु विशेष अनुमति तक की जा सकती है। उपरोक्त का और ख दोनों में किया जाता है। यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता अभिमत के लिए विधि या तथ्य का जनमहत्व का कोई प्रश्न निर्दिष्ट करता है तो यह अपना अभिगत आख्यापित करने के लिए बाध्य हो जाता है, ये अशुद्ध होता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। ये पूरा स्टेटमेंट ही अशुद्ध है। 194 क्वेश्चन में क्या देते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित की गई विधि निम्नलिखित के अलावा सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी कि उच्चतम न्यायालयों पर, दंडिक न्यायालयों पर और दांडिक न्यायालयों पर, स्वमेव उच्चतम न्यायालयों पर और अंततः उच्चतम न्यायालय के अपनी पूर्ववर्ती निर्णयों में स्थापित किए गए अनुपात से विचलन कर सकती है। ठीक है, अपनी पूर्ववर्ती निर्णयों के विरुद्ध व्यवस्था दे सकती है। जहाँ नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, जहाँ ऐसा कोई अपवाद नहीं है और उच्चतम न्यायालय न्याय का मानक अनुरक्षित करने की विधि की अनिश्चितता से बचने के लिए अपने पूर्ववर्ती निर्णयों का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। ये हमारा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित की गई विधि निम्नलिखित के अलावा सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। मतलब स्वमेव उच्चतम न्यायालय और स्वतः ही उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अपने पूर्ववर्ती निर्णय स्थापित की गई अनुपात से विचलित विचलन की सकती है और यह अपनी पूर्ववर्ती निर्णय के विरुद्ध व्यवस्था दे सकती है। उसके बाद क्या दिया गया था यहाँ से 195 क्वेश्चन में क्या दिया गया था। उत्प्रेषण की रीट निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्प्रेषण की रीट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी नहीं की जा सकती है। न्यायिक निकाय द्वारा जारी की जा सकती है, अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा जारी की जा सकती है, न्यायिक निकाय द्वारा जारी की अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा जारी की जा सकती है, उच्चतर न्यायालय और द्वारा एक निम्न न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। न्यायालय को अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी नहीं की जा सकती है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जारी नहीं की जा सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाता है। उसके बाद क्या दिया, संसद एवं राज्य विधायिका को कानून बनाने की शक्ति होती है। संसद और राज्य विधायिका को कानून बनाने की शक्ति होती है, किसमें होती है,
संसद के संपूर्ण भूभाग या एक भाग के लिए विधि बना सकती है। ठीक है। राज्य विधायिका राज्य की क्षेत्रीय सीमा के संपूर्ण किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। दोनों सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ग सही हो जाता है, यानी 3 सही हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित के लिए शक्ति संपन्न होते हैं। किसके लिए शक्ति संपन्न होते हैं? राजदूत भेजने के लिए संपन्न होते हैं। ठीक है। संसद के सत्र बुलाने और आवासन करने हेतु ये भी ठीक है। लोकसभा विघटित करने के लिए ये तीनों कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में तीनों शक्ति ये उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद क्या है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसके लिए शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को निम्नलिखित में किसके लिए शक्ति प्राप्त नहीं है? सभी मामलों में क्षमादान हेतु राज्यपाल को नहीं, ये राष्ट्रपति को होती है। मृत्युदंड के मामलों में अर्थात कोर्ट के मार्शल की दंडादेश क्षमादान स्वीकृति होती है। दंड में कमी के लिए होती है, दंडादेश के लघुकरण के लिए होती है। लघुकरण के लिए ये तो मृत्युदंड के अलावा उस स्टेट कोर्ट का अगर मामला है, स्टेट का मामला है तो अलावा कोर्ट मार्शल या दंडादेश के समाधान की स्वीकृति दे सकता है। उसके बाद क्या है, दंड में कमी, ये भी राज्यपाल कर सकता है। उसके बाद क्या देता है, दंडादेशों को लघुकरण सजा कम कराने, इसका भी वो उसके पास अधिकार होता है। उसके बाद क्या देता है, प्रत्यायोजित विधायन के विकास हेतु निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। प्रत्यायोजन के विधान के विकास निम्नलिखित कारक जिम्मेदार है। पहला क्या है, संसद के अत्यधिक कार्यभार से ग्रसित है। संसद द्वारा विधि की अधिनियमित की प्रक्रिया की अत्यधिक समय सम्मिलित करना। संसद स्थानीय स्थितियां, समस्याएं और अपेक्षाओं का अभिमूल्यन करने में असमर्थ है। उपरोक्त सभी ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाता है। 4 सही हो जाता है। उसके बाद क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 200, यहाँ पे 200 तक के पूरे कराया जाएगा आज क्वेश्चन। इसके बाद इसके अगले पीडीएफ में कराया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 226 प्रावधान करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय निम्नलिखित के लिए शक्ति संपन्न हो जाता है। किसके लिए शक्ति संपन्न होता है कि अपनी अवमानना किसी व्यक्ति के प्राधिकरण को दंडित करना नहीं है। किसी व्यक्ति या प्राधिकारी का सरकार का ऋण जारी करना हो सकता है। अपने अधीन समस्त न्यायालयों अधिकारों का में पर्यवेक्षण ये नहीं हो सकता है। विधि का पालन आधारित एक द्वितीय अपील है, नहीं ये नहीं हो सकता। तो आज के लिए हमारे पास के लिए इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन छूट गया है मैं उसको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको कवर करा दूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।